हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ड्राइव विद रमन की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर यानी कि मैं इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू शेयर करूंगा। दोस्तों आज ये मेरी खुद की गाड़ी रहने वाली है। मैंने ये सोचा कि क्यों ना दूसरे जो अपने भाई बंधु हैं उनकी जो ओनरशिप रिव्यू लेते हैं हम, क्यों ना आज मैं भी शेयर करूं अपनी गाड़ी का आपके साथ। क्योंकि बनता है दोस्तों कि मेरे पास जो गाड़ी है इसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या इसके अंदर जो खामियां हैं, क्या खूबियां हैं इस गाड़ी के अंदर, कितनी माइलेज वगैरह देती है, ऐसे कुछ आपके जो सारे क्वेश्चन रहते हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आता है कि मैंने यही गाड़ी क्यों सिलेक्ट की। ज़्यादा बड़ा कारण नहीं था दोस्तों ये गाड़ी सिलेक्ट करने का, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से ये सबसे बढ़िया गाड़ी रहती है, बढ़िया माइलेज निकाल के देती है, इसलिए मैंने इस गाड़ी को सिलेक्ट किया। और इससे बाद में आता है कि क्या मेरे पास इससे पहले भी कोई गाड़ी थी। दोस्तों मेरे पास ऑल्टो केटन गाड़ी थी जो ओल्ड शेप के अंदर आती थी, 2011 मॉडल थी गाड़ी दोस्तों ये। फिर मैंने ये गाड़ी सिलेक्ट की। मैं बताता हूँ वो गाड़ी मैंने सेल आउट क्यों की। देखो क्या था, हम एक बार उसको लेकर गए थे पहाड़ी इलाके के अंदर गाड़ी को। तो वहाँ पर जब गाड़ी ढलान से नीचे उतार रहे थे तो उस गाड़ी ने बढ़िया तरीके से जो मतलब ब्रेकिंग रिस्पॉन्स था बहुत ही घटिया रहा उसका, मतलब हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा थोड़ा। तो फिर है ना हमारे वो दिल से निकल गई कि यार ये गाड़ी सेल आउट करनी है, अभी रखनी नहीं है। फिर भैया हमारी गाड़ी चलती तो है नहीं ज़्यादा, मतलब पापा अलग बिजनेस में लगे हुए हैं, मेरा स्टडी का रहता ही है, तो उसके रिगार्डिंग गाड़ी ज़्यादा चलती नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि कभी कभी मतलब ज़रूरत पड़ जाती है तो घर पे गाड़ी हो रात वो मतलब कभी कभी काम पड़ जाए, तो हमने ये गाड़ी सिलेक्ट कर ली कि ज़्यादा बढ़िया माइलेज रहेगा, ज़्यादा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह भी कुछ नहीं आती है, तो ये गाड़ी हमने इस बात पे उठा ली। तो मेरे पास केटन थी, केटन से पहले कोई और गाड़ी नहीं थी। वो गाड़ी मैंने ली थी दोस्तों 2017 के अंदर, 2019 के अंदर सेल कर दी। अब बात आती है कि मैंने ये गाड़ी कब ली और कितने की ली। मैंने ये गाड़ी बुक करवाई थी 31 दिसंबर 2018 को, और जब चल रहा था बहुत बढ़िया ऑफ़र, और डिलीवरी ली थी मैंने इस गाड़ी की 6 जनवरी 2019 को। तो ऑफ़र क्या था दोस्तों, 20,000 रुपये का तो था जब वो एक्सचेंज बोनस था, और 20,000 रुपये का भी इस पर डिस्काउंट चल रहा था, क्योंकि ईयर वो एंड होने वाला था। तो हमें कोई मार्क वगैरह से वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि सेल आउट करते हैं तो फ़र्क पड़ता है कि गाड़ी कब की मैन्युफैक्चर्ड है, लेकिन हमें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हमें तो रखनी है यार गाड़ी, सेल आउट थोड़ी ना करनी है। तो भैया हमें बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा था, तो ये गाड़ी हमें पड़ गई 3,90,000 रुपये की ऑन रोड। तो इसलिए हमने ये गाड़ी उस टाइम सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में आती है कि मतलब केटन थी हमारे पास, और केटन ही हम दोबारा सिलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कोई और भी गाड़ी देखी थी या फिर मन ही बना लिया। देखो ये बात है, मतलब ऐसा था कि केटन हमारे पास पहले थी और हमारा प्लान यही था कि हमें लेनी ही केटन है। क्योंकि ये गाड़ी भैया एक तो इसका 1000 सीसी का इंजन आता है, 1000 सीसी का इंजन है, तो पावर वगैरह भी ठीक है, मतलब 800 आती है उससे, तो ये काफ़ी बढ़िया है। एक ओवरऑल ठीक है, 800 से मेरे को ये थोड़ी स्पेसियस लगी, थोड़ी ठीक है, उससे ठीक है, मतलब वो तो बिल्कुल ही हो जाती है यार डाउन। हम गए 27 दिसंबर 2018 को शोरूम के अंदर। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास तो भैया ऑल्टो केटन अवेलेबल नहीं है, LXI मिल जाएगी, VXI नहीं है। मैंने ये VXI सिलेक्ट करके रखा है। तो हमने उनको पूछा भाई यार हमें जल्दी चाहिए गाड़ी, फिर कैसे भी नहीं। फिर उन्होंने गाड़ी को अरेंजमेंट कराने की बात बोल दी। ये गाड़ी हमने वैसे टोहाना से आई थी, ये टोहाना उनका शोरूम रहता है, वहाँ से इन्होंने अरेंज करवा के गाड़ी हमें डिलीवरी के लिए उन्होंने बोल दिया कि आपको गाड़ी मिल सकती है। मतलब उन वहाँ पे बुकिंग वगैरह गाड़ी की हो रही थी, हम साथ में प्लान बना रहे थे कि रेनो की क्विड देख लेते हैं एक बार कैसी रहती है। फिर वो ड्राइव वगैरह ली, हमें पसंद नहीं आई, तो ये बुकिंग तो हमें करवाई रखी थी। फिर हमने सोचा इसी पे ही जाते हैं, क्योंकि इसका बाद में मेंटेनेंस कॉस्ट का तो यार मारुति का सबसे मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे लो रहता है। खैर इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो अभी आ जाते हैं कि पेट्रोल डीजल का, तो यार फ्यूल का तो केटन तो आती नहीं है, आपको पता होगा डीजल के अंदर। और हमें जैसे मैंने पहले ही बताया आपको गाड़ी चाहिए ही नहीं थी हैवी यूजेज के लिए। अगर हैवी यूज होता तो हम डीजल की तरफ जाते। तो अब बात आती है गाड़ी हम कितनी चला चुके हैं। गाड़ी अराउंड 21,000 किलोमीटर चल चुकी है, यानी कि 20,900 समथिंग है, वो देख लेंगे कितनी है। लगभग 21,000 किलोमीटर गाड़ी ये चल चुकी है, और अभी तक मतलब बढ़िया चल रही है गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। माइलेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी ने 16 किलोमीटर यानी कि 16 kmpl से लेकर इस गाड़ी ने माइलेज निकाली हुई है 23 kmpl तक।
23 kmpl मेरे हाथ में तो नहीं निकाली गाड़ी ने माइलेज, लेकिन मेरे पापा जी के हाथ में ये माइलेज ज़रूर निकाली हुई है। मतलब पापा जी जयपुर वगैरह से अकेले आ रहे थे, गाड़ी के अंदर वो कोई था नहीं और वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा प्यार से चलाते हैं, तो टैंक टू टैंक नापा था उनके अकॉर्डिंग, मैंने तो नहीं नापा था, वो बता रहे थे कि गाड़ी ने 23 की kmpl की माइलेज निकाल के दे दी। मेरे हाथ में तो भाई ये गाड़ी ने 20 से ऊपर कभी नहीं गई ये गाड़ी अभी तक, और सबसे कम माइलेज निकाली है वो 16। हम इस गाड़ी को शिमला और कुफरी उधर लेकर गए थे, तब इस गाड़ी ने 16 की माइलेज निकाली थी, और वो माइलेज मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी, क्योंकि 16 kmpl माइलेज बहुत हो जाती है उस पहाड़ी के ऊपर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी के इंजन के ऊपर रेव बहुत करना पड़ जाता है। दोस्तों अब बात आ जाती है कि इस गाड़ी की मैंने लॉन्ग ड्राइव यानी लॉन्ग ड्रिवन एक साथ मैंने कितनी की है। ये गाड़ी मैंने 1234 किलोमीटर सबसे ज़्यादा एक साथ चलाई थी। हम गए थे इस गाड़ी को देहरादून शिमला वगैरह उधर लेकर, तो उस टाइम मैंने सबसे ज़्यादा इस गाड़ी को 1234 किलोमीटर एक साथ चलाया था। अब आ जाती है बात कि इतने किलोमीटर के अंदर गाड़ी का कंफर्ट। भाई गाड़ी को देखकर आप भी जज कर सकते हो कि हम कंफर्ट वाइज कितनी उम्मीद कर सकते हैं, क्या गाड़ी के अंदर कंफर्ट रह सकता है। ठीक है एवरेज बोलेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा बेटर नहीं बता सकते हम, क्योंकि इसकी सीटें वगैरह हैं वो थोड़ी मतलब अनकंफर्टेबल हो जाती है इतनी लॉन्ग ड्राइव के अंदर। कंफर्ट है ना वो ठीक ही रहेगी, ओवरऑल एवरेज कह सकते हैं। हालांकि ये गाड़ी इतनी लॉन्ग ड्राइव वगैरह के लिए नहीं बनी होती है दोस्तों, मतलब छोटी ड्राइविंग वगैरह के लिए रहती है। अब बात आ जाती है गाड़ी की सस्पेंशन स्टेबिलिटी भाई ऐसे मान लो कि अगर 90 तक जाती है तो है ठीक, उसके बाद के अंदर भाई गाड़ी की गारंटी नहीं है कि स्टेबिलिटी इसकी कैसी रहने वाली है कैसी नहीं है। 90 तक ठीक रहती है गाड़ी, उसके बाद में स्टेबिलिटी वाइज इसके अंदर बहुत इशू आ जाते हैं। सस्पेंशन ठीक है, मतलब एवरेज, इसे भी एवरेज बोलेंगे, स्टेबिलिटी भी एवरेज है और ब्रेकिंग रिस्पॉन्स भी एवरेज है इस गाड़ी का। ये जो प्रॉपर वेरिएंट मेरे पास है इसके अंदर दोस्तों ABS नहीं है। इसके बाद में हालांकि 1 मंथ बाद ही गाड़ियाँ आपको ABS के अंदर ये आनी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर वही था हमारा कि हमें ये बढ़िया डिस्काउंट के अंदर मिल रही थी, तो ये हमारी गलती मान सकते हो आप, कैसी भी मान सकते हो कि हमने ABS क्यों नहीं चूज़ नहीं किया। पर ठीक है, इतनी हमारी चलती तो है नहीं, कभी कभी चलना होता है, तो फिर ABS की इतनी ज़रूरत वो तो भाई पड़ जाए तो पड़ जाए, बाकी देखते हैं। चलो वो तो दोस्तों बात आ जाती है केबिन स्पेस और बूट स्पेस। बूट का स्पेस भी इसका एवरेज ही है, क्या 2 बंदों का हैवी लगेज है तो वो संभाल लेगी गाड़ी, लेकिन अगर 4 बंदे हैं साथ में और सभी का हैवी लगेज है तो फिर हैंडल होना मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों मैं, अगर आपका डेली का आना जाना है या ऑफिस स्कूल कहीं पर भी आप जाते हो, तो डेली रन के लिए मेरे को ये सबसे ज़्यादा बढ़िया लगती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया गाड़ी आर्थिक दृष्टि से सबसे बढ़िया गाड़ी है दोस्तों ये, क्योंकि बढ़िया माइलेज निकाल के दे देती है आपको। 20 से ये गाड़ी कभी भी जाने वाली नहीं है, 20 से ऊपर माइलेज निकाल के देगी। अगर आप ज़्यादा मतलब पहाड़ों वगैरह के अंदर चलाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है ये गाड़ी आपको मतलब 16-17 की माइलेज निकाल के दे, लेकिन ये 20 की मतलब अपने जो नॉर्थ इंडिया के अंदर आराम से निकाल के दे ही देगी। उसके बाद आ जाती है दोस्तों कि गाड़ी के अंदर क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। देखो कमी की बात मैं बताता हूँ, बिल्ड क्वालिटी का तो मारुति की हर एक गाड़ी के साथ इशू रहता है। आई थिंक इस गाड़ी के साथ तो है ही, इस गाड़ी के साथ आपको बिल्ड क्वालिटी का इशू मिलेगा। देखो इसका जो डैशबोर्ड है उसके अंदर थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है, ड्राइवर साइड दोनों डोर रहते हैं उनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है, इरिटेट करने लग जाती है। और जो इसकी जो रियर सीटें हैं उसके अंदर भी आवाज़ आती थी। हालांकि अभी जो सर्विस वगैरह हमने करवाई थी गाड़ी की वो हम बाद में बात करेंगे, तो उसके अंदर उन्होंने थोड़ा बहुत सोल्व किया, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बहुत गलत कर दी। चलो ठीक है भाई, वो कोई बात नहीं, कर दिया। उन्होंने क्या किया कि दरवाजे थे उनके, वो लॉक वगैरह रहते हैं डोर पे जो लॉक वगैरह, उनको थोड़े से ठोक के उन्होंने अंदर बैठा दिया कि गाड़ी की जो डोर रहते हैं वो टाइट हो जाएं और एक्स्ट्रा नॉइस ना क्रिएट हो। उन्होंने ऐसा कर तो दिया, ये मतलब ऐसे कह सकते हो उन्होंने जुगाड़ कर दिया। कोई साइंटिफिक मतलब कोई टेक्निकली काम नहीं हुआ, ये एक जुगाड़ टाइप हो गया। इसके बाद में भैया उसने ये बात बोली कि आपकी गाड़ी के अंदर आवाज़ नहीं आएगी। हमने उसी टाइम है ना उनके मैकेनिक को बोल दिया कि आप हमारे साथ आ जाइए, चेक कर लेते हैं आवाज़ आती है। आवाज़ फिर भी आ रही थी। उन्होंने फिर एक क्रीम वगैरह आती है कि आपके रबर के ऊपर ये लगा देते हैं आवाज़ नहीं आएगी, वो लगा दिया। भैया आवाज़ 2-3 दिन तक नहीं आई। वो क्रीम जैसे ही क्लीन हुई गाड़ी से, मतलब गाड़ी अभी वॉश हुई है, उससे पहले भी एक बार वॉश हो गई थी,
वॉश होने के बाद वो क्रीम जैसे ही हटी गाड़ी के अंदर फिर से आवाज़ आने लगी। तो अभी उस टेक्नीशियन से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि हम ये रबर वगैरह रिप्लेस कर देंगे आपका। रियर सीट के अंदर भी आवाज़ आ रही थी इसके, वो भी उन्होंने मतलब वो तो बढ़िया टेक्निकली उन्होंने बढ़िया तरीके से सोल्व की। अब बात आ जाती है कि गाड़ी की खूबियाँ और खामियाँ क्या क्या है। खूबियों तो बहुत है इस गाड़ी के अंदर, बढ़िया माइलेज निकाल कर देगी ये गाड़ी आपको। सर्विस कॉस्ट इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा लो है। अगर इसके पार्ट वगैरह की बात करें तो वो भी अवेलेबल बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। खर्चा है ही नहीं इस गाड़ी का, मतलब ऐसे मान सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसकी खामियाँ तो भैया एक तो सबसे बड़ी ये लगी मेरे को खामी कि मारुति सुजुकी की बिल्ड क्वालिटी। इवन मेरे को ये नहीं लगता कि इसी गाड़ी के अंदर, मारुति की तो हर एक गाड़ी को मेरे को लगता है कि ऐसी है ही है, दिक्कत रहने वाली है। इसकी बिल्ड क्वालिटी का इशू रहने वाला है भाई एक तो। दूसरी मतलब गाड़ी के अंदर हैवी स्पीड है, मतलब 180 की स्पीड दे रखी है, तो ये गाड़ी मेरे को नहीं लगता कि 130 की स्पीड भी संभाल सकती है। दूसरा मेरे को ये लगता है इस गाड़ी के अंदर कमी, सस्पेंशन सिस्टम थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता था। आई थिंक मेरे को लगता है कि हो सकता था। अच्छा, इसके बाद में मेरे को और तो मोटा मोटी माने तो मेरे को और ज़्यादा कोई कमी नहीं लगती इसके अंदर। अब ABS EBD तो इस प्रॉपर वेरिएंट के अंदर नहीं है, तो इसके अंदर कंपनी की कमी थोड़ी ना है, हमने ही वो वेरिएंट सिलेक्ट किया था। दोस्तों अब हम आफ्टर सेल सर्विस की बात कर लेते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विस इस गाड़ी की नहीं, इवन मारुति सुजुकी की मेरे को लगता है सबसे बढ़िया रहने वाली है। क्योंकि मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ। इसका जो को ड्राइवर साइड का रियर शॉकर रहता है उसके अंदर प्रॉब्लम थी। हमने उनके टेक्नीशियन को बताया कि ये दिक्कत आ रही है, उन्होंने चेक किया और 15 मिनट के अंदर उन्होंने रिप्लेस करके दे दिया शॉकर को। इसके बाद में बात आ जाती है कि इस गाड़ी के ऊपर आपको मतलब कितनी सर्विस कॉस्ट पड़ता है भैया। 10,000 किलोमीटर पर इस गाड़ी की जो फर्स्ट जो मोबाइल सर्विस रहती है उसके ऊपर इतना कम खर्चा आया कि एक बुलेट का ऐसे मान सकते हो आप ज़्यादा खर्चा आता है। अराउंड 1350 रुपये पता नहीं ऐसा कुछ लगा था। 1400 रुपये से कम खर्चा आया था इसकी जो 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस हुई थी। हमने इसके एयर फिल्टर वगैरह वो चेक किए तो उसने बोला यार गाड़ी चलाते कैसे हो आप लोग, इसके एयर फिल्टर वगैरह भी बढ़िया क्लीन पड़े थे। उन्होंने वो साफ़ किए और वापस लगा दिए कि रिप्लेस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में अभी जो 20,000 वाली सर्विस हुई है, 20,000 वाली सर्विस के ऊपर इसकी कॉस्ट आई थी अराउंड 3,900 रुपीज़, 3900 रुपये। और मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पे नाजायज़ है। हालांकि इसके अंदर जो इनका वो लेबर चार्जेस वगैरह रहते हैं वो मेरे को थोड़े नाजायज़ लगे, क्योंकि 1800 रुपये यानी कि 1800 रुपीज़ थोड़े लेबर इसके लिए यार आधे घंटे में इसकी सर्विस हो जाती है और इसके 1800 रुपये थोड़े मेरे को नाजायज़ लगे। हालांकि हो 500-700 हो वो चल जाए, 1800 रुपये थोड़े वो लगे। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी को मैं 10 में से कितने स्टार दूंगा। इस गाड़ी को मैं 10 में से दूंगा 7 स्टार ही, क्योंकि भैया इसके साथ साथ है ना मैंने इसके सेगमेंट की दूसरी गाड़ियाँ चलाई, मतलब ये थोड़ी उससे लो हो जाती है। टाटा टियागो चलाई थी मैंने, और भैया आजकल है ना काफ़ी ज़्यादा क्रेटा वगैरह भी ड्राइव कर रहा हूँ, तो उसके कारण है ना वो बात है कि इसको ज़्यादा स्टार नहीं दे सकते, क्योंकि वो गाड़ियाँ मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। मैं कंपेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ उनकी कंफर्ट और इनकी कंफर्ट को, इसलिए 7 स्टार। बाकी है ना इकोनॉमी की मतलब आर्थिक दृष्टि से बोले तो ये बेस्ट गाड़ी है भैया, कोई कमी नहीं है। कंपनी की बात करें तो 10 में से 8 स्टार दूंगा। 2 स्टार इसी बात के कटते हैं कि भाई थोड़ी गाड़ी को भारी बना दो, आवाज़ बहुत करती है यार आपकी गाड़ियाँ, थोड़ा टाइम होते ही आवाज़ करने लग जाती है। बस इतनी रिक्वेस्ट रहेगी मारुति सुजुकी से कि प्लीज़ वो गाड़ी को थोड़ा भारी भरकम अगर उनको लगता है कि लो वेट के अंदर वो बढ़िया काम कर सकते हैं तो थोड़ी टाइट वगैरह गाड़ी को रखो यार। इसके है ना डैशबोर्ड वगैरह दरवाज़ों वगैरह में आवाज़ आने लग जाती है, पता नहीं कैसे आप बनाते हो। तो बिल्ड क्वालिटी को अगर सॉल्व कर देती है तो मैं मारुति सुजुकी को 10 आउट ऑफ 10 स्टार देता हूँ। दोस्तों अब हम गाड़ी के कैबिन के अंदर आ गए हैं, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि गाड़ी का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा है। थोड़ी सी अगर और बढ़िया स्टीयरिंग रिस्पॉन्स होता, अगर इसके अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस आती, यानी कि बहुत ही मतलब ये पावर स्टीयरिंग गाड़ी है लेकिन फिर भी मेरे को इसका स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड लगता है, सॉफ्ट नहीं लगता। थोड़ा मतलब इसको लाइट और कर देना चाहिए था कंपनी को। बाकी ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी की मतलब कैबिन के अंदर नॉइस वगैरह की। तो नॉइस भैया इंजन की, अगर गाड़ी का इंजन काफ़ी ज़्यादा अगर रेव करते हैं तो कैबिन के अंदर आपको नॉइस आएगी। नॉर्मल पे अगर गाड़ी मतलब शुरू के अंदर तो गर्म होती है, आपको पता है, अगर ठंडी गाड़ी है तो वो थोड़ी बहुत नॉइस मिल जाएगी आपको।
अगर गाड़ी चलकर आई है, काफ़ी ज़्यादा हैवी यूज चला है, तो इसका इंजन इतना ज़्यादा साइलेंट हो जाता है। आप अगर पास में खड़े हैं ना तो आपको आई थिंक पता नहीं लग पाएगा। पता नहीं मेरी गाड़ी इतनी साइलेंट है या सारी गाड़ियाँ होती है, ये बिल्कुल भी आपको पता नहीं लगेगा कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है। ये मेरे को बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे पहले हमने जब गाड़ी ली थी 2-3 दिन बाद भी ऐसा हुआ था कि रात को ये गाड़ी कहीं जाकर आई थी और स्टार्ट खड़ी थी, मैं इसके पास में खड़ा, मेरे को भी हैरानी हुई, यार कमाल है, इतना साइलेंट कैसे हो सकता है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के कूलिंग सिस्टम की। मैं इसके कूलिंग सिस्टम में एक भी मतलब उंगली नहीं उठा सकता कि ये गाड़ी का कूलिंग सिस्टम बेकार है या घटिया है, कह ही नहीं सकते। इतनी छोटी गाड़ी के लिए मेरे को लगता है सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़िया कूलिंग देती है। पता नहीं मेरी गाड़ी इतनी बढ़िया कूलिंग देती है, सभी देती है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी जो ये गाड़ी है सबसे बेस्ट इन क्लास अपने सेगमेंट के मेरे को लगता है कि ये कूलिंग देती है। अभी हम नई टाटा टियागो लेकर आए थे, उसकी कूलिंग ऐसे मान सकते हो कि इससे 20 है, 21 नहीं है, ऐसे मैं कह सकता हूँ। मैं क्लेम करता हूँ दोस्तों ये कि इसकी हीटर वगैरह वो तो वही है कि बात होगी कि बढ़िया हीट तो देना ही है, वो नॉर्मल सी बात है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि रियर के अंदर आपको कितना स्पेस मिल जाएगा। मेरी हाइट है 5'11", और 5'11" हाइट के बाद अगर 5'11" का बंदा ड्राइविंग कर रहा हो और 5'11" का ही अगर पीछे रियर सीट के ऊपर पैसेंजर हो तो उसको बिल्कुल भी लेग रूम नहीं मिलता। हेडरूम हालांकि अराउंड 1/2 इंच का आपको मिल जाएगा, लेकिन लेग रूम बिल्कुल भी नहीं मिलता। चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप 4 पहिया वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, अगर आप 2 पहिया वाहन चलाते हैं तो हेलमेट लगाएं। धन्यवाद।